बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। दरअसल पाकिस्तान में अवाम पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और सियासी बेयकीनी से परेशान है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से एक और पेट्रोल बम अवाम पर गिरा दिया गया। इस इजाफे के साथ अब मजमूई तौर पर रवा माह में पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर का इजाफा हो चुका है। जबकि पिछले सिर्फ 45 दिनों की मैं बात कर रहा हूं तो कीमतों में मजमूई तौर पर 25 रुपए फी लीटर तक का इजाफा हो चुका है। हुकूमत ये कहती है कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हर चीज दुगनी महंगी हो चुकी है, फिर चाहे वो आटा हो, चीनी हो या अब पेट्रोल। हुकूमत मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस बढ़ाती चली जा रही है, लेकिन टैक्स नेट में वुसअत लाने में मुकम्मल नाकाम है और सारी वसूली बिजली, गैस और पेट्रोल के बिलों के जरिए आम आदमी की जेब से की जा रही है। इस मौशी दबाव के साथ मुल्क की सियासी फजा भी मुसलसल कशीदा हो रही है। बानी पीटीआई ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ एहतजाज का ही वक्त रह गया है। मगर सवाल यह है कि क्या मौजूदा पार्टी क़यादत में वाकई वो सलाहियत बाकी है कि वो एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चला सके। बानी ने अपनी ही क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इख्तलाफात ख़त्म करने का हुक्म दिया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो यह है कि पार्टी अंदरूनी खलफशार का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात उरूज पर हैं और जोड़ तोड़ अपने उरूज पर दिखाई देती है। अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है और पीटीआई को वहां सख्त चैलेंजेस का सामना है, जिससे लगता यह है कि पीटीआई को सेनेट में सेटबैक का सामना भी हो सकता है। अब इसी हंगामा के सूरत हाल में एक और हैरान कुन और अफसोसनाक इंकशाफ वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की जानिब से सामने आया, जिन्होंने बताया कि इराक, ईरान और शाम में ज़ियारात के लिए जाने वाले 40,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन या तो वहीं रुक गए हैं या फिर लापता हो गए हैं और हुकूमत के पास उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी वजह से हुकूमत ने ज़ियारात के लिए दहाइयों से चलने वाला रवायती सालार सिस्टम ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब नए सिस्टम में कम आमदनी वाले मुंतज़मीन को भारी माली ज़मानतें देना होंगी, जिस पर यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि कहीं फिर से बासर माफिया इन खदमात पर ना हो जाए। इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया रिजवान रसी साहब, इसा राना साहब, अनवर रज़ा साहब और माहिर मौशी उमूर लुबना भायात साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मौशियात की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा मैं एक इकनॉमिक और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करना चाहूँगी। साराना साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा सुन लीजिए आवाम अपना दुख कैसे बयान कर रहे हैं। गुर्बत और महंगाई की चक्की पहले अवाम पिस रहे हैं और इस जालिम बेहिस हुक्मरानों ने आए रोज पेट्रोल के इजाफा किया जा रहा है। महंगाई का सैलाब है को थमने का नाम नहीं ले रहा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है और ये जालिमाना इक़दाम है, इसको वापसी जाए। रोज की आमदन है तकरीबन जो 1500, उसमें रोटी बड़ी मुश्किल पूरी होती है। जब पेट्रोल महंगा होगा, चीजें महंगी होगी तो गरीब बंदा कैसे रोटी खाएगा? गरीबों की तो रोटी बंद कर दी इस हुकूमत ने आकर। महंगाई पहले ही बेकाबू है, डेली इस्तेमाल की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी और महंगी हो रही हैं। हुकूमत वक्त इसके ऊपर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम है। हालात इतने खराब हैं कि लोग मर रहे हैं भूख की वजह से। हर चीज महंगी हो जाती पेट्रोल के महंगे होने से, और बंदा गरीब बंदा मुझे बताएं आवाम क्या करे? किराया का बढ़ गए हैं और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। लोग कहते हैं कि हम किराया नहीं देंगे और हमारी मजबूरी है, हम जब पेट्रोल बढ़ता है तो हम भी किराया ज़्यादा लेते हैं। पेट्रोल बढ़ जाता है, कभी कोई चीज़ नहीं बढ़ जाती है कि हमारे घर के इतने मसले हैं कि हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये महंगाई ने तो गरीबों को मार दी है सब लोग। ये हुकूमत जो है, इनके जो दावे थे जब हम महंगाई ख़त्म करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, सब झूठ निकला है। गवर्नमेंट भी हमें जलील कर रही है। इससे बेहतर है कि ये हमारी कोई रिलीफ करें, कुछ करें। तो इन्होंने दिन ब दिन महंगाई करना है। आवाम पर छुरी फेर दी है। पेट्रोल तो 5 रुपए क्या 2 रुपए महंगा हो तब भी गुजारा नहीं है इस हालात में। ये हम लोग आएंगे, ये हुकूमत को लोगों को रिलीफ देंगे। महंगा पेट्रोल और महंगी बिजली लोगों के लिए वबाले जान बन गई है। ये हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए हैं। भाई बहुत महंगाई हो गई है, उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिनों बाद बढ़ाए थे ना, हम लोग तो समझ से बाहर है, गुंजाइश से बाहर हो गया। बस अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, बस क्या कह सकते हैं हम। और चीज़ें तो कर नहीं रहा जो करने की हैं। रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं आ रही, पानी क्या है, सड़कें बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है। वो चीज़ें जो करने के हैं वो काम कर नहीं रहे। को मारने के 100 तरीके, उसमें से ये एक तरीका है। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, कोई तरीका निकाले। पेट्रोल हुकूमत ने बड़ा जुल्म कर दिया है, गरीब आवाम पे इतना पेट्रोल महंगा कर दिया। जो मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते। असल में पेट्रोल जो बढ़ रहा है तो आवाम का तो बिजली, हर चीज़, खाने पीने की अशिया, दूसरी चीज़ें सब महंगी होना शुरू हो जाएंगी।
आवाम पर बोझ भी पड़ेगा और हर इंसान के ऊपर बोझ पड़ता रहेगा। हर एक आम आदमी अपनी कहानी सुनाता हुआ आपको इस गुफ्तगू में नजर आया, लेकिन एक शख्स ने जब बात की ना कि गरीब को मारने के 100 तरीके हैं, उसमें से एक ये है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी जाती हैं। साराना साहब, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करती थी, तो आज की जो मौजूदा हुकूमत है उस वक्त के ऑपोजिशन में बैठने पर यह एहतजाज किया करती थी कि जब मुल्क में पेट्रोल महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है। आज क्या सुनना, क्या कहना पसंद करेंगे आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर? कह सकते हैं हम, मैं क्या बोलूं, जहाँ पे इखलाकियात ख़त्म हो जाएं, जहाँ पे लोगों की सिसकियाँ आहें, उनकी चीखें हुक्मरानों के कानों तक ना पहुँचती हों, वो इतने बेहिस हो जाएं कि नीचे मखलूक मर रही हो और उन्हें सिर्फ अपने टोर टप्पे, गैर मुल्की दौरे, अब वो नया पंजाब में वो क्या कहते हैं आ गया है, उसमें 8,000 नए लोग भर्ती कर लें, FC में नए लोग भर्ती कर लें। वो बलूचिस्तान की सड़कें जो आपने हमारे पैसे रोक के बन लिए थे, आज तक नहीं बन सकी। मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं तो एक नोहा है, एक अरसे से मैं रो रहा हूँ और मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमेशा ताकतवरों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपने एक बंदा जिसके दौर में 15 रुपये 14 रुपये पर यूनिट बिजली थी, 100-150 रुपये पेट्रोल था, ठीक है, आपने उसे हटाया और ये कह के हटाया कि ये बड़ा ही बुरा बंदा है, इससे मुल्क नहीं चल रहा और हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए। ये सारे वो जो मैं लफ्ज़ सख्त निकलने लगा था, ये सारे मार्च के करता आज इक़्तिदार के ठेकेदार हैं। हाँ और ये किस मुंह से ये वीडियो बनाते थे। और एक जुमला मैंने आज सारी वीडियो देखी है जिसमें मरियम औरंगजेब को और शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, वो एक जुमला जरूर बोलते हैं, रात के अंधेरे में तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दिया और तुमने तो बम की जगह पे तुमने तो अवाम का बेड़ा गर्क तबाह कर दिया यार, एटम बम फेंक दिया और तुम्हें किसी चीज के ऊपर भी कोई थोड़ी सी नहीं आ रही। 90,000 गाड़ियां सरकारी हैं जिनमें रोजाना पेट्रोल डलता है, वो 90,000 गाड़ियां किसकी हैं? कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपके लल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे। इतनी ह्यूज आपने अपनी सारी जो काबीना है वो रखी हुई है, आपके खर्चे 4 करोड़ रुपए घास काटने के वो आप लेते हैं अब वजीर आजम हाउस के। यार ऐसे में क्या कह सकते हैं? अगर कोई बंदा फ्रस्ट्रेट होकर कोई 2 जुमले बोल दे 24 घंटे में ऐसे आप उसे पकड़ लेते हैं। और 80 साल से 75 साल से अवाम रो रही है इन जालिमों, इन माफिया के खिलाफ, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपने तो अब साबित कर दिया कि ये मुल्क में जो ये नीचे मखलूक है ये पैदा, ये मरने के लिए। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, सुबह से शाम तक मैं कोशिश करता हूं हलाल पैसे कमाऊं। मेरे पैसों में से यार तुम हर बात में से मेरे पैसे काट लेते हो यार तुम। मैं मजबूर हूं, मैं आपके आगे बोल नहीं सकता। मेरी तनख्वाह काटते हो, मेरे पेट्रोल में से पैसे काटते हो, मेरे बिजली में से काटते हो, मैं बाहर निकलूं मोबाइल इस्तेमाल करूं काटते हो, मैं सड़क पे चलूं उसके काटते हो, मैं कोई बच्चों का दूध लूं उसके लिए काटते हो, मैं रोटी लूं उसके लिए काटते हो। मेरे गला काट दो यार, वैसे मार दो मुझे, कहो कि ये मुल्क हमने बनाया इस तरफ अपनी हुक्मरानी के लिए। जब हम थक जाते तो हम बाहर लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। लिहाजा मैं चीख लूं, रो लूं, ये रजी अब चाहे कहीं भी खड़ा हो, लेकिन जब गरीब की ये भी बात करेगा क्या फर्क पड़ जाएगा यार किसी चीज से। मैं मायूसी की उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि जब हुक्मरानों के कान बंद हो जाएं, आंखें बंद हो जाएं, उनके दिलों पे ताला पड़ जाए, तो फिर उसके बाद सिर्फ अंधेरा रह जाता है और कुछ नहीं रहता। अब मुझे ये बताइएगा लुबना साहिबा, ये रजी साहब इसार राना साहब ने जो बातें की, मेरे ख्याल से इस वक्त जो भी पाकिस्तान में रहने वाला आम आदमी है ना, उसके दिल का हाल है। सिचुएशन यहाँ पर यह है कि हुकूमत आए रोज ये बातें कर रही होती है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन एक आम आदमी की जिंदगी से करके देखें तो वहां पर उसको उसके कोई समरात नहीं पहुंच रहे, कोई फैसिलिटेशन उसकी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अगर बढ़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। फिर इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हुकूमत बयान करती है और जिस तरीके से रात के पेट्रोल की प्राइस या दीगर चीज़ों की बढ़ा दी जाती है, इसका तो बराह रास्त ताल्लुक आम आदमी की जिंदगी से है।
देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और जो एसआर भाई ने बात की है बिल्कुल सही की है। ये पूरी पाकिस्तान की कौम की तर्जुमानी की है। लेकिन जहाँ तक मुझे ये समझ आ रही है कि जो FBI है उसका जो टारगेट था वो दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव 25 ईयर्स के जो टारगेट था, तो 178 बिलियन को मेरा ख्याल है ये कवर करने के लिए जल्दी जल्दी ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो FBR के जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी वो आमदनी लेती है, टैक्सेस का 60% कहीं पे ऐसा नहीं तो है। लुबना साहब, इसको हम बराह रास्त FBR की नाअहली कहेंगे कि हुक्मरानों की नाअहली कहेंगे? क्योंकि फिर जिन माफिया से टैक्स निकलवाना होता है हुकूमत उनके सामने घुटने टेक देती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो साहब इख्तियार लोग हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जिन सेक्टर्स पे टैक्स लगना चाहिए वहाँ पे टैक्स अभी तक ये लगाने में नाकाम हो गए हैं। इसके अलावा जो इसका जो एक ट्रिकलिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, आप देखें ये जितने भी आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी, ये एक नेसेसिटी है, ये एक जरूरत है हर आम आदमी की। और इसके साथ साथ आपने पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि आपके बहुत सारे जितने भी पेट्रोल से चलने वाली इंडस्ट्री है उसमें भी जो है वो महंगाई आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें ये इस इंक्रीज को इस को पूरा करने के लिए लोग अपने घर के बजट को जो है वो स्क्वीज कर देंगे। तो बजट स्क्वीज होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। अब अगर एक हाउस होल्ड है या एक घराना है और उसके पास जो है जो चंद हजार बचते हैं जिसमें वो जाके शॉपिंग करते हैं या कपड़े खरीदते हैं या ये, तो वो भी उसका उनका जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जब आपकी परचेजिंग पावर खत्म होती है तो आपकी इंडस्ट्री पे आपकी जो ट्रिकलिंग इफेक्ट होते हैं बाकी चीजों पर वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है जब भी आप टैक्सेस बढ़ाते हैं, और खास तौर पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो आवाम के हर तबके को जाकर हिट करते हैं। वो साहब इख्तियार को या कमेंट में आपसे सिलसिले में लेना चाहूंगी कि जो पैदल पे बढ़ते हुए टैक्स करना होता है उनको नहीं हिट इजाफे हैं इसी तरीके से आपका कीमत में सोशल अनरेस्ट इसमें ज्यादा होता है, आपका क्राइम रेट बढ़ता है, आप मुझे बिजली की चोरी है वो ज्यादा बढ़ेगी। बजाय इसके कि वो FBR के लीकेजेस को कम करें, आपके जो है टैक्स बेस को ज्यादा करें, आप उन सेक्टर्स पे टैक्स लगाएं। देखिए हमारा जो है वो, आप सिर्फ इतना देख लीजिए पाकिस्तान में अगर जो आप लग्जरी कार्स हैं, मैं इनकी बात करूंगी कि आप ये देख लीजिए कि जो लग्जरी कार्स हैं वो कब सबसे ज्यादा खरीदी जाती हैं। 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। ठीक है लुबना साहिबा, पॉइंट आपका आ गया और मैं इस पॉइंट को इंडोर्स भी करूंगी, ना सिर्फ लग्जरी कार्स के हवाले से बल्कि अगर जो दूसरी छोटी गाड़ियां भी हैं, चाहे वो 660 सीसी की हों या 1000 सीसी वाली गाड़ियां हों, लोगों के पास यहाँ पर पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है तो कार खरीद के कार के अंदर पेट्रोल डालने के लिए पैसे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। रज़ी साहब मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, देखें जब हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बराह रास्त जो ताल्लुक है वो लोगों की परचेजिंग पावर से है। हमारे यहाँ दालें महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी। चीनी तो वैसे ही आपको पता है बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है फिलहाल इस वक्त। गंदम के हवाले से भी आपको पता कोई ना कोई खबर आ रही है, उस दिन बल्कि आप भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे। ठीक है, पेट्रोल तो आपको पता है ये हुकूमत ने महीने में 2 से 3 दफ़ा बढ़ाने की ठान ली है। सर गरीब किधर जाएगा रज़ी साहब? हाँ देखिए, गरीब जो है वो मेरे और ये जो है इसार राना की जान को रोए। ये इजाफा जो है ये इसार राना की वजह से हुआ है। ये महीना पहले, 1.25 महीने पहले इसी प्रोग्राम के अंदर जब हुकूमत ने 1 रुपया लीटर जो था वो कमी की थी हातम ताई की कब्र के ऊपर लात मार कर, तो उस वक्त इसार राना ने मजाक उड़ाया था उसका। तो मुझे लगता है कि हुकूमत ने वो मजाक दिल पे ले ली बात, हुकूमत ने दिल पे ले ली है और अब वो बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे जो खतरा है ना इसार राना, वो ये है कि ये जिस तरह गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में डॉलर की रेट जारी थी ना कि हर चीज़ $1 की पर, चीनी $1 पर केजी हो जाएगी और पेट्रोल भी $1 पर केजी हो जाएगा, इस वक्त भी हम डॉलर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज डॉलर का रेट 276-77 है। तो मुझे लगता है कि 5 रुपए का एक और भी जंप देगी ये पेट्रोल की कीमत के अंदर, क्योंकि $1 इसको पूरा करना है। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है, उसकी वजह ये है कि 12% दुकानदार बनते हैं GDP का, वो टैक्स नहीं देते। उसके पास 8% ट्रांसपोर्ट बनता है, वो टैक्स नहीं देते। और दोनों मिलके 19 वाले दिन हड़ताल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब 20% ऑफ द GDP, फॉरगेट एग्रीकल्चर फॉर अ मोमेंट, अगरचे आपने उनको कागजात में टैक्स कर लिया है, इनके ऊपर तो कागजात में भी टैक्स नहीं है।
जब इस तरह के लोगों से टैक्स नहीं लेते और ये हड़ताल की कॉलें दे के वो टैक्स डेफर करवा लेते हैं, तो नतीजे के तौर पे वो इसार राना, उनका जोर ही आप पे और मेरे पे चलता है। वो इसार राना की जेब से निकलना है, वो अनवर रजा की जेब से निकलना है, वो खाकसार की जेब से निकलना है, क्योंकि उधर तो उनका जोर नहीं चलता। वो एक बंदा था ना, तो उसने अपने ही गोल में बॉल फेंक के तो गोल कर दिया, तो उसे उसके कोच ने कहा कि ओए दूसरी तरफ वो बॉल फेंकना है, वो कहना वो गोल करन नहीं देंगे। मेरा मतलब है साहब एक सवाल ले लीजिए मेरा, देते नहीं है तो वो हमारी जहां पर चंद बातें मैं इससे बिल्कुल आपकी इत्तेफाक करूंगी, लेकिन उन्हीं में से एक मामले पर मेरा आपसे सवाल भी ये है कि ये जो होने वाली, जो कल भी हम डिस्कस करते 21 जुलाई की जो हड़ताल है, उसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी जा रहे हैं, ठीक है। अब सर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा यहाँ पर तो फिर ठीक माना जा सकता है कि हुकूमत ने फिर दोबारा से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया है, और अभी भी आप चिंची वाले की भी गुफ्तगू सुन रहे थे, उसने कहा कि फिर जब पेट्रोल बढ़ने पर हम किराया बढ़ाते हैं तो सवारी हमारे साथ जो है वो बहसों मुबासे में लग जाती है। अब आप बताएं हम किधर जाएं, ये तो उसूली बात है। मैंने एक गाड़ी वाले का अभी पिछले दिनों ट्रैवल किया और उसका मैंने इंटरव्यू किया, जो लाहौर से कराची लेके जाता है बस, ठीक है, और उसने मुझे बताया कि लाहौर से कराची तक डीजल का कुल खर्चा 20 से 22 हज़ार रुपये आता है। अब लाहौर से कराची के बस की एक टिकट जो है वो 8 हज़ार रुपये है, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ठीक, और इस पे भी वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। 6 महीने के अंदर एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी जुड़ती है, यानी टोटल रिटर्न आपका वापस आ जाता है 6 माह के अंदर। दुनिया का कोई कारोबार इस वक्त ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। लेकिन आप जरा बात करें उनके ऊपर कि आप भाई किसी टैक्स नेट में आ जाएं, किसी का हिस्सा हो जाए, कोई उसके ऊपर आपको पकड़ाई नहीं देगा। लेकिन मुझे जो ये नजर आ रहा है कि एक तो ये वाला आपने कहा ना 5 से 6 रुपए और इंक्रीमेंट इसके ऊपर लगेगी। अभी तो इंटरनेशनल प्राइसेस भी $68 ही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और वो भी नहीं बढ़े, बल्कि वो लेवी प्राइसेस भी ऐड होंगी मजीद। इसराइल ईरान जंग के अंदर जो बढ़े थे वो वापस आ चुके हैं। अच्छा, यूक्रेन की जंग के अंदर तेजी आ रही है, लेकिन यूक्रेन से तो हम गंदम खरीदते हैं, वहां से तो पेट्रोल नहीं मंगवाते। और अरब में तो अमन आ रहा है जहां से हमारा पेट्रोल आता है। तो ये सवाल पूछने वाला है कि भाईजान फिर इसके इजाफे की कोई इंटरनेशनल तो रीजन है नहीं है, आपकी जो रीजन है वो बता दीजिए कौन को कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सवाल जरा मैं जवाब में अनवर रजा साहब से भी लेती हूँ। अनवर रजा, आपको कोई वजह मालूम नजर आ रही है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है? क्या वजह है कि आओ देखती ना ताओ, जब दिल करता है, जब मूड बनता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, गंदम स्कैंडल हमारे सामने, चीनी का स्कैंडल हमारे सामने, न जाने और क्या क्या कुछ खुलना बाकी रह गया है, लेकिन नहीं सोचा जा रहा, तो गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचा जा रहा। ज़रा आप बहुत शुक्रिया। देखिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल पता है कि वो कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वाज़ेह और साफ नज़र आ रहा है। एक तो हुकूमत की नाअहली और बदइंतज़ामी, फिर अपने हुकूमत ने जो अपने अखराजात पूरे करने हैं वो, फिर जो गर्दिशी कर्जे हैं वो, फिर जो सूद की अदायगियाँ करनी है वो, फिर जो इतनी बड़ी फौज जफर मौज रखी है वो, फिर उन्हें 600% अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है वो, ये सारी चीज़ें उन्होंने किस तरह पूरी करनी है जबकि आपकी कोई आमदन नहीं। तो फिर आप इस तरह के टैक्सेस लगाएंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करेंगे, फिर आप इस तरह की आवाम की जेब पर डाके मारेंगे जो कि मारे जाते हैं। मुझे एक बात शहबाज शरीफ साहब की याद आ रही है जो आपने इंट्रो में दोहराई थी। आप मुझे बताएं ना, इन सब चीज़ों का अगर चीनी चोरी होती है तो उसका जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए। पेट्रोलियम प्राइसेस में गैर ज़रूरी इजाफा होता है, हम गैर ज़रूरी इजाफे का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल करो। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस में इजाफा होता है तो फिर आप 1-2 रुपये बढ़ा दीजिए, कर सकते हैं, जवाज़ है। लेकिन जब इंटरनेशनल प्राइसेस बिल्कुल कम हैं और आप क्यों कर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप नालायक और नाकाम लोग हैं। होता क्या है, आप जितना मर्जी यहाँ पर बैठ कर चीख लें, कोई हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब जब आप सवाल सुना रही थी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो मुझे बताएं उन लोगों के चेहरों पे आपने जरा गुर्बत टपकती देखी है? ऐसे ही मुझे बताएं, वो बात करते हुए देखा है आपने उन लोगों को? चलिए वो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वो कुछ नहीं कर सकते तो अपने रब के हुजूर इन हुक्मरानों को बद्दुआ जरूर दे सकते हैं। इनको डरना चाहिए उस वक्त से कि जब किसी गरीब की आ और बद्दुआ लगती है, शायद इन्हें फिर भी समझ नहीं आती। मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ, सेनेट और कौमी असम्बली का सेशन जब देखता हूँ, इन लोगों की स्टैंडिंग कमेटीज में जब जाता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और उनमें जनाब पेट्रोल भरवाया जाता है, फिर वो गाड़ियाँ इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनके मुलाजमीन इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी तो देखें ना, 600% तनख्वाहें बढ़ाने की जस्टिफिकेशन क्या है? मैंने कल आपसे कर्ज की थी कि FBR जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं 1 रुपया तो वो ले लेता है, आप दिन में 3 या 4 मरतबा आप करती हैं, 1.5 अरब रुपया वो ये बता हमसे वसूल करते हैं। फिर आप जरा गौर कीजिए
कि जिन लोगों पर टैक्स आयद करना है वो लोग जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताकतवर हलकों से ताल्लुक रखते हैं। उनसे हुकूमत की हिम्मत और जुर्रत नहीं कि उनसे टैक्स निकाल लें। फिर बचता क्या है? आप और मैं टैक्स जो हम सैलरीड क्लास लोग हैं, हमारा टैक्स एयरसोर्स करता है और हमें तनख्वाह मिल जाती है, फिर तो हम ही बचे ना। आप अदादोशुमार निकाल कर देख लीजिए कि सैलरी बेस्ड ऐसा ही है, जिसके ऊपर कल जवाब पेश कर रहे थे काशिफ अनवर साहब के लोगों के पास जो है ना वो क्या कहते हैं शऊर नहीं है उन्हें। अगर आप इकोनॉमी को डिजिटाइज भी कर लेते हैं कि टैक्स को पे कैसे करना और कैसे नहीं करना, तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो आपने भी उठाए, जिनमें से मेरे भी एक सवाल ये है कि आपके पास कारोबार हैं, जद्दी पुश्ती हैं, सब कुछ चल रहे हैं भाई, अगर आप ये जवाब पेश कर रहे हैं जैसे आप भी अनवर रज़ा कल कह रहे थे कि 38-37 सफ़ात पर मुश्तमिल है टैक्स गोशवारे, तो इस पे तो फिर क्या ही कहने। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे जरा पॉलिटिकल सेगमेंट को। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन बयान आया कल से लेकर अब तक बानी PTI का, उसके वक्त उस हिसाब से तो मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है और अब सिर्फ एहतजाज का वक्त है। लेकिन इसी असना में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। कोई रहनुमा बयान देता है, कोई रहनुमा फिर पार्टी के अंदर से ही उठकर उस बयान की मजम्मत करता है, कोई जब मजम्मत करता है तो दूसरा उसके ऊपर किसी और तरीके से रद्द अमल का इजहार करता है। मतलब पार्टी के अंदर एक पार्टी बनी हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि फिर बानी PTI की जो रिहाई की तहरीक है वो किस तरीके से काम करेगी, उसको लीड कौन करेगा और क्या होना है। क्योंकि हमने जो सुना था वो ये था कि 5 अगस्त को जो तहरीक चलाई जाएगी एहतजाज की वो अपने पीक पर होगी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ऐसा होता हुआ कोई गालिबन हमें नजर तो नहीं आ रहा। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा ये कि जिन लोगों के हाथ में ये कमांड सौंपी गई है क्या वो इसके काबिल हैं भी या नहीं। रिजवान रज़ी साहब, ये जो बानी PTI की रिहाई के लिए बाहर बैठी मौजूदा क़यादत है, ये आपको कितनी कोई बासलाहियत नजर आती है उनको जेल से बाहर निकालने के? देखिए, बासलाहियत तो वो हैं। आप इस सवाल को अगर यूँ फ्रेम करती ना कि क्या जो लोग इस वक्त क़यादत के तौर के ऊपर PTI में हैं, क्या वो इस पे बिलीव भी करते हैं कि नहीं कि हमें एहतजाज करना चाहिए। पहले तो उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए ना कि हमें एहतजाज करना है। इस हवाले से क़यादत एक वाज़े तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। एक क़यादत है, उसका ख्याल है कि हमें 5 अगस्त के लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए, और दूसरी क़यादत है जिसका ख्याल है कि हमें 90 दिन के लिए जो है वो उसको लेके चलना चाहिए। माइंडसेट के 2 ग्रुप्स हैं वाज़े तौर पे। जहाँ तक एहतजाज की बात है उस हवाले से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो 2 ग्रुप हैं वो शायद क्या मरकज़ी क़यादत जो है उसका भी एक कसूर हो सकता है। उसकी वजह ये है कि कुछ अर्सा पहले कहा गया कि जनाब ये जो कुछ भी जुल्म सितम हो रहे हैं अडयाला के अंदर, इन सब की जो जिम्मेदार हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं, क्योंकि वही चुन के अफसर लगाती हैं। फिर कहा गया कि नहीं, इसके जिम्मेदार जो हैं वो आर्मी के सिपा सलार हैं और उनसे मेरे साथ जो सलूक हो रहा है उसका बदला लेना है। अच्छा, फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कसूरवार करार दे दिया गया। आज वो खबर आ गई कि अक़वाम मुत्तहिदा की अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा हूँ अमेरिका की पार्लियामेंट की जो कमेटी जिसके सामने जाके पिछले दिनों अहमद नूरानी साहब ने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी जी, उन्होंने उसके ऊपर उस प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन देने से ना देने का फैसला किया है। अच्छा। यानी उस कमेटी ने रिकमेंडेशन देनी थी पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटी को कि जनाब ये वायलेशन हो रही है, उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन ऊपर नहीं जा रहे, उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, जो ड्रॉप करते हुए जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है वो एप्लीकेंट के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके बारे में उन्होंने शकूक व शुबात का इजहार कर दिया है। अब एक आपने बनाया, एक पूरा बिल्डअप किया केस और लेके गए और तवक्कुआत थी कि वहाँ से कोई स्टेटमेंट आएगी, लेकिन वो स्टेटमेंट भी नहीं आई। कुछ आगे पहले रेजोल्यूशन पास होती थी और उन रेजोल्यूशन के बाद हम ये किया करते थे। गोइंग फॉरवर्ड देखिए इस वक्त जो है, मुझे ये लगता है, मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी राय ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में PTI ने दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे कि ये अगस्त तक ये मामला आप 10 मई वाले सारे लपेट दें। अब जैसे जैसे वो वाली डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की दी हुई करीब आ रही है, PTI एहतजाज की तरफ ज़्यादा माइल होती नज़र आ रही है। उनका ख्याल है कि सड़क गर्म करके और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को निशाना बना के वो अपनी तरफ ये बढ़ता हुआ तूफान रोक पाएंगे। तब पीक पर होना है तहरीक को, और आप कह रहे हैं कि सड़क गर्म रखने का इरादा रखती है,
तो आज तकरीबन कोई 15 जुलाई मेरे ख्याल से होगी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज फिलहाल कुछ और ही हैं। इसार राना साहब, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, वो है KP के सेनेट के इंतखाबात। अगर ये आपसी इख्तलाफात में ही उलझे रहेंगे, कोई बयान देगा, कोई बयान पर मजम्मत कर देगा, कोई विक्टिमाइज हो जाएगा, तो ये इतनी बड़ी जो क्या कहते हैं एक मामला है, इसके ऊपर कैसे जीत को यकीनी बना सकेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI सब मुत्तहिद है, लेकिन PTI के साथ इस वक्त कोई सियासी इत्तेहाद तक मौजूद नहीं है। अच्छा देखिए, ये जो टिकटों वाला मसला है, इस पे तो बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब से कल 2 घंटे मिले और उनकी मुशावरत से ही नाम वाम फाइनल हुए। जब ये सारा शोर मचा हुआ था तो उसी दौरान बैरिस्टर सैफ जो थे अडयाला जेल में, उन कहते हैं उनकी जब गाड़ी आई तो फटाफट दरवाज़ा खुला, गाड़ी अंदर चली गई। 2 घंटे बाद जब वो वापस आए फिर दरवाज़ा खुला और वो घर चले गए। तो इससे आप मतलब कभी अगर बानी PTI से मुलाकात करनी हो तो बैरिस्टर सैफ की गाड़ी में बैठा जाए। नहीं, जिनकी सिफारिश क्योंकि नहीं इसार राना, जिनकी सिफारिश बैरिस्टर सैफ ने करवाई है उनसे मिला जाए। हाँ, ये नहीं, मैं यही कहने लगा था कि बेहतरीन मुलाकातों के लिए गाड़ी की डिग्गियां सबसे महफूज जगह होती है। तो मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर सैफ की गाड़ी में भी एक डिग्गी होनी चाहिए जिसमें जो अलीमा खान चली जाएं जाके इमरान से मिलने, क्योंकि उन पे इस पाबंदी है। एनीवे, अब वो मैंने आपको बताया कि वो 2 घंटे वहाँ पे मिले हैं। मेरी कैलकुलेशन ये है कि समहाउ इस्टेब्लिशमेंट इस सारी सूरत हाल में वो ये चाह रही है कि वो बाहर निकले और ये लड़ाई जो है ये पॉलिटिकल हो जाए। मरियम ज्यादती कर रही हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ज्यादती कर रहे हैं और ये हो रहा है। लेकिन इमरान खान जो हैं वो मेरा ख्याल है शायद कुछ और सोच के बैठे हुए हैं और उनके जहन में ये कि अब मुझसे मजीद मेरे साथ क्या हो सकता है। कैद तन्हाई में मुझे रख लिया जाता है, खाना गैर मियारी और बेगम के साथ जो हो रहा है, मेरे रिश्तेदारों के साथ जो हो रहा है, तो वो ये समझता है कि मेरे साथ मजीद अब आप क्या कर सकते हैं। लेकिन शायद वो ये भी तय कर चुका है कि मैंने ये भी तो उनको इसी वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही है ना कि बाहर जो बैठी क़यादत है, अगर उसमें इतना दमखम होता तो इन 2 सालों में आज इमरान खान साहब बाहर होते, कासिम और सुलेमान को ना कहना पड़ता कि हम एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। ये इनकी कोताहियां हैं कि जिसका खमियाजा बानी PTI और उनकी अहलिया भुगत रही हैं। नहीं, इधर आप मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में आज तक कोई तहरीक ऐसी कामयाब नहीं हुई जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। माइनस इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में आज तक कोई एक तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। तो ये बात तो खाम ख्याली है कि कोई पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही तहरीक चलाएगी और वो कामयाब हो जाएगी, मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि हम ये बड़े आसानी से कहते हैं इमरान खान से पार्टी नहीं संभाली जा रही, देखें जी ये वो। यार एक शख्स 2 साल से जेल में है, उसका बिल्कुल बाहर के हवाले से बाहर क्या हो रहा है वो उसके चंद लोग जो आके बता देते हैं वो उसको उससे पता चल जाता है। फिर बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो खून देने वाले मजनू नहीं है, दूध पीने वाले मजनू हैं। वो आप क्या समझती हैं कि CM KP के अपनी मर्जी के बगैर CM हाउस से भी बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। अच्छा, खाम ख्याली है कि कोई वहां से उठ के लाहौर आ जाएगा। तो ये जो बाकी सारे लोग हैं भाई, ये हर बंदा इमरान खान नहीं है कि वो इतना खड़ा हो जाएगा और तकलीफें बर्दाश्त करेगा। ये वो सारे लोग हैं, इन्होंने मौज मेला करना है। इमरान खान के मुताबिक ये कहा जा रहा है उसे गैर मियारी खाना मिलता है और उसके नाम पे इकट्ठे होने वाले लाहौर में कुछ 40 डिशें थी, देसी घी के अंदर देसी मुर्गा पका हुआ, पता नहीं क्या क्या बना हुआ था, जो खा रहे थे वो इमरान खान के नाम पे खा रहे थे। ठीक है ना, तो इनको क्या जरूरत है इमरान खान बाहर आए? भाई वो आ गया बाहर तो ये क्या है, ये शामिल वाजिया खत्म हो जाएंगे जुम्मा जाइंदे नाल, इनकी क्या हैसियत और औकात रह जाएगी। तो मेरे इस्टेब्लिशमेंट शायद इतनी इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान को जेल में रखने में जितने ये बाहर की क़यादत जो है ये इंटरेस्टेड है कि इमरान खान बाहर ना आए। ठीक है ना। और 2 एक जुमला और सुन ले, 2 PTI हैं, एक कैद PTI और एक आजाद PTI। आजाद कैद PTI वो है जो ये बाहर फिर रहे हैं ना और अपनी मर्जी से एक जुमला नहीं बोल सकते, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से कोई प्लान नहीं कर सकते।
दूसरी आज़ाद पीटीआई वो है जो जेल के अंदर बैठी हुई है और वो हर वो बात कहती है जिससे उसे तकलीफ पहुंचे, और जो हर वो बात कहती है जो लोगों के लिए चैलेंजिंग हो, और वो कह देता है और वो खड़ा है। तो आज़ाद वो है जो अपनी मर्जी, अपने ख्यालात के अंदर बिल्कुल खड़ा है। ये सारे तो कैद लोग हैं बेचारे, इनकी क्या हैसियत औकात है। ठीक है, अनवर रज़ा साहब मुझे ये बताइएगा, ये सेनेट के इंतखाबात बानी पीटीआई से ज्यादा अली अमीन के लिए खुद कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा इम्तिहान होगा? बंदे इकट्ठे रखना, उनको लोगों की नजरों से महफूज रखना, फिर क्या कहते हैं इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद, केपीके में उनकी हुकूमत है, इसके बावजूद अगर वो ज्यादा नशिस्तें नहीं निकाल पाते तो ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा कि अली अमीन फिर बाहर बैठकर कर क्या रहे हैं। देखिए ज़रियाब, अली अमीन बाहर बैठकर वो कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, और वो अपनी वजारत आला बचा रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, एक लीडरशिप होती है जिसकी बात को मुकद्दम जाना जाता है और जिसकी फैसलों पर एहतराम किया जाता है। तो आप देखें कि ज़रा गैलप के सर्वे को उठा के देख लीजिएगा कि अवाम की अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या राय है, और वहाँ पर की अवाम का मुताल्लिक ये है कि वो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखती है। ज़रा उसको देख लीजिए। अब आपके जो MPs हैं, आपने जब ज़रूरत पड़ती है तो उनकी बात भी सुन लेते हैं, अदरवाइज आप उनको घास तक नहीं डालते, तो वो क्यों कर आपकी बात सुनेंगे? फिर 32 आज़ाद अरकान जो हैं वो क्यों कर किसी की बात सुनेंगे? वो तो वही सुनेंगे ना अपने ज़मीर की आवाज़। ज़मीर आजकल क्या है कि आपको जितने पैसे मिलेंगे आप उसके मुताबिक वोट भी दे देंगे। अब रही बात आपकी, जो देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में 3-4 तरह की आराप आ जाती हैं। एक राय ये है कि हमें कानूनी जंग लड़नी चाहिए, दूसरी राय ये है कि हमें पार्लिमानी महाज पर डट कर मुकाबला करना चाहिए, तीसरी जंग ये है, राय ये है जो बानी पीटीआई की है कि हमें भरपूर तहरीक चलानी चाहिए। अब तहरीक चलाने के लिए आपको बंदों की ज़रूरत होती है, आपको लीडरशिप की ज़रूरत होती है। ऐसी क़यादत की ज़रूरत नहीं होती जो इधर से भी बात सुने, इधर से भी सुने और उसके मुताबिक फ़ैसला कर ले, और वो फैसला जो वो पार्टी के लिए ज़हर कातिल हो। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान से मुताल्लिक बात करने का मतलब है अपनी तहरीक को और पीटीआई को नुकसान पहुंचाना। और आप देखें कौन लोग बात कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब और उनके करीब के जो लोग हैं। तो लिहाजा ये मुझे, आप जो 5 अगस्त की बात करती है, मुझे ना तो ये तहरीक कामयाब होती दिखाई दे रही है, ना बानी पीटीआई की रिहाई करीब में नज़र आ रही है। और जो आपका सवाल था, आप देखेंगी कि सेनेट के इंतखाबात में जो मेजॉरिटी नशिस्तें होंगी वो पीटीआई वो PMLN की और JUI की होंगी, और जी हुकूमती इत्तेहाद की होंगी, और 3-4 जो 11 में से नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी। इसकी वजह क्या है? ठीक है, आपके गैर मकबूल फैसले हैं, आप पर अदम एतमाद है लोगों का, आपके जो गैर दानिशमंदाना फैसले हैं वो हैं। देखिए ना, 90 दिन की बात करके आपने सारी तहरीक को सबोताज कर दिया। ऐसा ही है। बताएं मुझे, अब ये नई डिबेट शुरू हो गई है, और दूसरा फिर आप पंजाब से कह रहे हैं अब गैर मकबूल फैसले अनवर रज़ा, और दूसरा ये कि ऐसी सियासी हिकमत अमली के जिसका कोई प्लान, कोई बंदी, कोई तंजीम साजी किसी को समझ ही नहीं आ रही, हत्ता कि हम सहाफ़ी हज़रात को समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक शख्स कुछ और बयान देता है, दूसरे शख्स कोई और बात करता है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, मीडिया टॉक्स हो या फिर TV टॉक शोज़ हो, हर कोई कुछ और ही बात करता हुआ सुनाई देता है, दिखाई देता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ साहब ने बड़े ही कुछ अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक, शाम और ईरान से गायब हैं। अच्छा, ये कब से कब तक का टेन्योर था? इस सिलसिले में तो उन्होंने कोई फिगर नहीं दिया। हमारी भी कोशिश थी कि हम इसके ऊपर जांच पड़ताल करने की कोशिश करें, लेकिन शायद रज़ी साहब फरमा रहे हैं ये गुज़िश्ता 10 सालों की बात है। अब सवाल ये है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं जो चाहते तो ज़ियारात की गर्ज से हैं, लेकिन फिर होता क्या है, वो वहीं पर रह जाते हैं या वहाँ से कहीं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या कुछ और उनके साथ मामला होता है। ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हुकूमत वक्त के पास इन ज़ायरीन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अनवर साहब मुझे ये बताएगा, ये ज़ायरीन इन ममालिक से गैर कानूनी तौर पर क्या कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है और आपकी खबर क्या बताती है? दरियाब, अभी मेरी ब्रेक में सरदार यूसुफ साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक तो ये डाटा जो है ये ज़ायरीन का कोई 30-40 साल का डाटा है, कोई 10 बरस या 20 बरस का नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं इराक के अंदर होते हैं, वहाँ पर वो
जब जाते हैं तो वहाँ पर अपना बिजनेस सेटल कर लेते हैं, या तो ज़ियारात के बाद कोई अपना बिजनेस करते हैं या कोई और तरह का। ज़्यादातर तादाद जो है वो इराक के अंदर मौजूद है, कोई उनका सिस्टम बड़ा फ्लेक्सिबल है वहाँ पर आपको बिजनेस करने का, और कम तादाद ईरान और शाम के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से मैंने जब उनसे पॉलिसी का पूछा तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री इस पर पॉलिसी बना रही है, पुराना जो सलार सिस्टम था उसको ख़त्म कर रहे हैं और एक वर्किंग ग्रुप बनाया है हमने तीनों ममालिक का। उस वर्किंग ग्रुप के साथ मिलकर अब हम काम करेंगे और इनफरादी तौर पर किसी को वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। ये वीज़ा उसी बुनियाद पर किया जाए जब कोई इन्वेस्टर चाहेगा या कोई हाई ऑफिशियल जो है वो आपको रिकमेंड करेगा तो देन आप वीज़े पर इनफरादी तौर पर जा सकेंगे। अदरवाइज देखिए, जब आप ग्रुप की सूरत में जाएंगे तो फिर आप स्किप नहीं हो सकेंगे और उसकी सारी तरह जो जिम्मेदारी होगी वो फिर ग्रुप के जो होंगे लोग उनके साथ होगी जो वहाँ पर लोगों को भिजवाएंगे। देखिए, लोग जाते क्यों हैं, एक सवाल तो आपने जो पूछा था मैंने उसका जवाब दिया। लोग पाकिस्तान से इन ज़ियारात पर जाते हैं और गायब क्यों हो जाते हैं? इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो आप मेहनत करते हैं जो उसका एक तो आपको मुआवजा नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बैरून मुल्क जाकर हम ये समझते हैं कि हम जब जाएंगे वहाँ पर मेहनत करेंगे हमें तो वहाँ पर मुआवजा भी मिलेगा और वो उसकी वजह से देखिए ना, मैं हमारे यहाँ एक आम तासुर है जनाब कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे घर वाले पीछे सुकून से आराम से जिंदगी बसर करेंगे। एक बड़ी वजह है पाकिस्तान से बाकी जगहों पर जाकर स्किप होने की। ये सिर्फ यहाँ इराक, ईरान, ये शाम की बात नहीं, यूरोप के अंदर भी आप देखें ऐसा है। बाकी ममालिक में भी पाकिस्तान के अंदर से लोग बाहर कोशिश इसलिए करते हैं कि ताकि वो बाकी पीछे पाकिस्तान में रह जाने वाले अपने खानदान को जरा सुखी कर सके। ठीक है, इसारा साहब भी 40,000 तो वो है ना जो कि इराक गए, शाम गए, ईरान गए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट या यूएई की तरफ जाए तो वो लोग भी हैं जो वर्क परमिट पर जाया करते हैं और वजह एक ही नजर आती है कि जाहिर सी बात है वॉशिंग मसाइल है, ब्रेन ड्रेन अलग है। लेकिन ये जो गायब हो जाने वाले लोग हैं जो खुद ही कहीं आगे निकल जाते हैं, सर इसका क्या नुकसान आपको क्या कहते हैं मुस्तकबिल करीब में नजर आता है? एक तो आपको मैं खुशखबरी दे दूं कि शादरा में पानी खड़े होने में और गटर का ढकना खुला होने की वजह से एक मोटरसाइकिल जो है ना वो आदमी मोटरसाइकिल समेत गटर में गिर गया था, वो बाजियाब हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। और वो गटर में हाल पीटीआई ने वहाँ से चोरी किया था। अच्छा। तो पीटीआई के ऊपर मैं सबसे पहले मैंने कही मैं ये कर दूं कि बड़ा तो पीटीआई के खिलाफ मतलब दर्ज होगा अब? जी जी, इतने जदीद लाहौर के अंदर गटर के ढक्कन तक उठा लेने ये कितनी ज़्यादती वाली बात है। हमारा लाहौर तो न्यूयॉर्क और पेरिस के लेवल का था। ये पीटीआई वालों को नहीं चाहिए कि गटर के ढक्कन तो कम से कम लगे रहने दे। वो मोटरसाइकिल समेत गटर में चला गया। ठीक। दूसरी बात यह है, हम 40,000 लोगों का तो रोना रो रहे हैं, वो जो लाखों लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, उन पर कभी बात करेंगे हम? ये 40,000 लोगों का बड़ा रोना है, बड़ी तकलीफ हो रही है हमें कि वो चले गए। तो जो लाखों लोग ये मुल्क छोड़ के चले गए और आपका एक डमी साहब वजीर आजम और निगरान ने कह रहा था कि चले जाए तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब लाखों लोगों जाने से फ़र्क नहीं पड़ा तो इनके 40,000 से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और इसमें सबसे तकलीफ बात जो मेरे लिए है वो ये है कि शाम और इराक जैसे तबाह हाल मुल्क में पाकिस्तान छोड़ के वहाँ जा रहना पसंद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और तबाही की कोई अलामत हो सकती है कि तबाह हाल इराक, तबाह हाल शाम के अंदर लोग कंफर्टेबल है पाकिस्तान की निस्बत, वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। और इसके ऊपर रोना रो कि लोग इतने तबाह हाल मुल्कों में पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे कोई बात, ये 40,000 लोग चले गए जी इतने सालों में, हम अब यूं करेंगे। भाई जाहिर है वो वजीर है, उन्होंने भी कुछ करना ही है ना, उन्होंने भी तो कुछ बताना है कि भाई मैं भी कुछ देख रहा हूँ। वो इस बात का तो जो कोई जवाब नहीं दे रहा कि वो जो इतने हजार क्या नाम है हाजी हैं, उनके पैसे हुकूमत के पास फंसे हैं, वो उसका जवाब कौन देगा? ठीक है साराना साहब, पॉइंट आपका आगे। वैसे वाकई में भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रजी साहब, वो हाजियों के भी पैसे तो फंसे पड़े, उसके ऊपर कोई पैसा नहीं फंसा, नहीं फंसे, तमाम मिल गए, कोई पैसा नहीं फंसा हुआ, वो जमा ही नहीं हुए सन, फंसने की तो सन। अब वो सिस्टम के अंदर आई है चेंज, इसीलिए इन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया 30 जुलाई से पहले। मुझे ये बता दीजिए कि ये जो हमारे ज़ायरीन जाते हैं इनके मुल्क ना आने की वजूहत आपको क्या नजर आती है? इनके दो पहलू हैं। ये जो हमारे ज़ायरीन जाते हैं, दो पहलू तो आपको बता दिए अनवर रज़ा ने और इसहार राना ने, और जो पहलू इन्होंने नहीं बताया वो मैं अर्ज कर देता हूँ। शाम के अंदर कत्लो गारतगरी के लिए एक दहशतगर्द तंजीम वजूद में लाई गई थी जिसका नाम है अल-ज़ैनबियून। अच्छा। और वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े की हिफाजत के नाम पे वजूद में लाई गई थी, उसमें गए हैं लोग। और दूसरी बात, शामी बन के यूरोप के अंदर पनाह अच्छी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है।
अगर ये कश्तियां ना डूबी होती शामी महाजरीन के नाम के ऊपर, आपको पता है हमने इस प्रोग्राम में बताया था, जी। और उसके अंदर सैकड़ों पाकिस्तानी ना मरे होते तो आप मेरी इस बात को डिनाई कर देते। लेकिन शामी बन के और लीबियन बन के जाके यूरोप में पना, और यूरोप वहाँ पे बस दरमियान में एक छोटा सा खलीज का पार्ट नहीं है, और परली तरफ जो है वो यूरोप है, तो वो इटली में पनाह बड़ा अच्छी मिल जाती है। ये लोग उधर भी गए हुए हो सकते हैं, वो जंग के अंदर नहीं गए भाई, वो लोग जंग के मुतासरीन बन के परली तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, और गए हैं। ठीक है, चलो पॉइंट आपका आ गया। प्रोग्राम का वक्त नहीं पहुंच जाता है, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।